नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज लोकतंत्र के चौकीदार एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे, रूबरू कराएंगे। और रूबरू कराने से पहले मैं एक ऐसी पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा जिससे आप शायद खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है। जो चलता है पदचिन्हों पर, कोई खुद का पदचिन्ह बनाता है जग में सुरवा वही जो संघर्ष के बूते अपने मंजिल को पाता है। आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री किसलय किशोर जी का। राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष श्री किसलय किशोर जी से आज हम बात करेंगे और कई सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सीधा रुख करते हैं उनका। स्वागत है आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद शिवम जी, और नई शुरुआत की बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद। तो आज कई मुद्दों पे हम बात करेंगे और इसमें पहला मुद्दा ये है, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, छात्र जीवन में थे आप और फिर आज आप सामाजिक जीवन में आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा आपका योगदान रहा है। पिछले 10 वर्षों से आप समाज की सेवा कर रहे हैं। तो इस सामाजिक जीवन के बारे में बताइए कि कैसे आना हुआ इसमें। देखिए, सामाजिक जीवन में कैसे आना हुआ, ये तो सामाजिकता हर व्यक्ति के अंदर होता है, आप उसको कितना निखारते हैं। छात्र जीवन में था, पटना में पढ़ाई करने के दरमियान जो जिन समस्याओं से खुद रूबरू हो रहा था, जिन समस्याओं से मैं गुजर रहा था, तो मुझे लगा कि इन समस्याओं के निजात हेतु ऐसा कुछ करना चाहिए। तो वहीं से एक प्रेरणा आई और वहाँ से एक शुरुआत हुई कि चलो चल के लोगों के बीच कुछ करते हैं, क्योंकि आप करोड़ों की आबादी में चंद लोग होते हैं जिनको लंबे वक्त तक याद किया जाता है। मुझे भी लगता था कि मैं उन असंख्य लोगों में न शामिल होकर उन चंद लोगों में शामिल हूँ जिसके जाने के बाद भी उसकी चर्चा होती रहे। तो कहीं न कहीं मन में ये ख्याल आया कि समाज में रचनात्मक, सकारात्मक और जन पक्षधरीय कामों को किया जाए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, कार्य ऐसे किया जाता है। और मैं तो मेरी शुरुआत भी राजनीतिक दल से हुई। मैं तो राजनीतिक दल में था और वहाँ राष्ट्रीय पार्टी का मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा। और राजनीति करने के बाद मैं सामाजिक जीवन में सक्रिय हुआ। तो ये सक्रिय होने का भी जो ख्याल आया, उसी राजनीतिक जीवन के सफ़र से आया, जहाँ मैंने उन चीज़ों को देखा कि किस तरह से चंद राजनेता, कुछ ऐसे लोग नौजवानों को भटकाते हैं, नौजवानों को सिर्फ झंडा ढोने के लिए अपने साथ रखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोगों ने नौजवानों को झंडा ढोने के लिए नहीं, नौजवानों को ये इंगित करवा दिया कि आपके अंदर क्या है। आप स्वयं बहुत बलशाली हैं और आप में वो क्षमता है कि आप ये काम कर सकते हैं। बतौर अतिथि वैशाली जिला में शायद ही कोई ऐसा शिक्षण संस्थान होगा जहाँ पे आप चीफ गेस्ट के तौर पे नहीं गए हो। जहाँ तक हम सर्वे करके आ रहे थे और देख रहे थे कि हर अच्छे स्कूलों में आप चीफ गेस्ट के तौर पे जा चुके हैं। तो हमारा अगला सवाल इस शिक्षा व्यवस्था पे, कोविड के दौरान शिक्षा व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त नहीं रह गई है और ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा के जहाज़ बड़ी शौक से डुबाए जा रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे, ऑनलाइन शिक्षा कहाँ तक सफल हो पाया है और ख़ासकर बिहार के क्षेत्र में अगर बात करें तो? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य रहा कि माँ सरस्वती की असीम कृपा रही कि मैं किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं हूँ, लेकिन मुझे हर मंच पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तो मैं तो खुद को बहुत तुच्छ समझता हूँ, बहुत सामान्य समझता हूँ, बहुत छोटा समझता हूँ। ये तो कहते हैं ना कि सरस्वती की महिमा अगर आपके जीवन में हो तो माँ सरस्वती आपको हर वो प्रतिष्ठा दिलाती है जो आप डिजर्व भी नहीं करते हैं। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि वैशाली ज़िले ही नहीं बल्कि ज़िले के कई बाहर बड़े बड़े संस्थानों में मुझे बतौर अतिथि जाने का मौका मिला। तो मैं इसका श्रेय बिल्कुल माँ सरस्वती को देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं वहाँ पहुँच पाया। अन्यथा मुझसे बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग मुंह देखते रह जाते हैं और किसलय किशोर को लोग बुलाकर सम्मानित करते हैं। तो मैं कतई इसको अपनी उपलब्धि नहीं मानता, ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये सब उनकी कृपा से है। रही बात कोविड में ऑनलाइन क्लासेस की, बात आप कर रहे थे कि कोविड के काल में ऑनलाइन, देखिए मेरा मानना है कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का कहीं भी तोड़ ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकता है। जब आप सामने रूबरू बात करते हैं, ये भी अभी आप हमारा इंटरव्यू सामने बैठ कर ले रहे हैं और यही इंटरव्यू आप हमसे अगर लाइव स्ट्रीम में लेते, जो आजकल सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उन चीज़ों पर लेते, तो दोनों की बातचीत में काफ़ी अंतर आपको खुद दिखेगा। ऑफलाइन क्लासेज में क्या है कि बच्चों के पास एक ऑप्शन होता है जहां आप सवाल पूछ सकते हैं, एक साथ 40-50 बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, किसी मुद्दों पर आपस में चर्चा करते हैं। शिक्षक के साथ, अगर शिक्षक क्लास टीचर जो हैं उनके अगर बैठे हैं कमरे में, तो जाके आप उनसे पूछ सकते हैं। मतलब वहाँ एक बड़ा स्कोप होता है। तो कोविड के समय में जो क्लासेस बंद किया गया है
और कहीं न कहीं हमको लगता है कि उसकी भरपाई के लिए कि उसकी भरपाई की जाए और भरपाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया गया। लेकिन हमें लगा कि बहुत हद तक ये पेरेंट्स से उनके फ़ीस को वसूलने का भी ज़रिया बनाया गया। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं? आपने गौर किया होगा कि कोविड के काल में जब कोरोना का काल आया और जब लॉकडाउन लगा, तो बच्चों के हाथ में स्मार्टफ़ोन आया। उसका अधिकतर बच्चे सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर रहे थे। अभी अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे क्षेत्र की घटना है कि अभी एक दूसरे राज्य की पुलिस आई थी, जहां बहुत कम एज के 2-3 बच्चों को उठाया गया जो साइबर क्राइम कर रहे थे फ़ोन के माध्यम से। किसी को व्हाट्सएप पे लिंक भेजते थे और लिंक खोलते ही उनके खाते से पैसे गायब हो जा रहे थे। तो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना लोगों ने शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि ऑफ़लाइन क्लासेज का तोड़ कभी ऑनलाइन क्लासेज नहीं हो सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये सरकार रैलियाँ के लिए तो कोई पाबंदी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्कूल बंद कर रही है, कहाँ तक सरकार की सही कदम है? यही तो बड़ा अतिशयोक्ति लगता है कि रैली, आप बड़े-बड़े रैली कर रहे हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ आप बड़े-बड़े रैली करेंगे। प्रधानमंत्री से लेकर उस राज्य के तमाम मुख्यमंत्री और सारे नेता रैली करेंगे। वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, लोग मास्क लगाकर नहीं आएँगे, तो रैलियों से कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन क्लास में बच्चे जाएँगे तो उनको कोरोना होगा। स्कूल को आप बंद कर दोगे, कॉलेज को आप बंद कर दोगे। आप जानते हैं कि किसी भी देश के विकास की तो सबसे बड़ी चीज़ है वो शिक्षा। अगर समाज हमारा शिक्षित ही नहीं होगा, हमारे नौनिहाल शिक्षित ही नहीं होंगे, तो हमारा समाज मजबूत नहीं होगा। अगर समाज मजबूत नहीं होगा तो हमारा राज्य और देश मजबूत नहीं होगा। तो जो रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, समाज की जो रीढ़ है वो शिक्षा है, और आप उसी पे प्रहार कर रहे हैं। आप उसका एक अल्टरनेटिव व्यवस्था करना चाहिए था। एक आप कहते कि भाई क्लासरूम में आप 20 बच्चों को बैठाइए, आप स्कूल वालों को गाइडलाइन देते, कंप्लीट स्कूल को बंद कर देना, मुझे लगता है ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। बच्चों के जीवन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मुझे लगता है कि इस पे ना सरकार को जागरूक होना चाहिए। आप छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बिना परीक्षा दिए उनका रिजल्ट जारी कर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर चुनाव आप करवा सकते हैं, आपकी रैलियाँ हो सकती है, तो हमारे स्कूल को भी, हमारे कॉलेज को भी चलने दें। उसके लिए गाइडलाइन बना दीजिए। जहाँ 40 बच्चे बैठते थे क्लासरूम में, 20 बच्चों को बैठाइए, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, वहाँ पे बच्चे मास्क लगाकर बैठे, शिक्षक भी मास्क लगाकर आएँ, वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, टाइम टू टाइम सैनिटाइज किया जाए। तो आपके एक छोटे से मैदान में 50,000 लोग जमा हो रहे हैं, 5 लाख लोग जमा हो रहे हैं रैली के लिए, तो कोरोना नहीं फैल रहा है। और हमारे क्लासरूम में बच्चे 40 बच्चे बैठेंगे, 20 बच्चे बैठेंगे, तो उनको कोविड हो जाएगा, उनको कोरोना हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये गलत है। ये बच्चों के साथ, ये छात्रों के साथ गलत हो रहा है। अभी बीते दिन एक बड़ी घटना हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला है, अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भेंट चल रहा है। पीएम सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, जो कि बॉर्डर से मात्र 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो और ऐसे कहा जा रहा है कि इसमें कुछ भी हो सकता था, और मौजूदा हालत में वहाँ पे ना सीएम साहब थे, ना डीजीपी साहब थे, और ना चीफ सेक्रेटरी से। तो प्रोटोकॉल का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। तो इसको किसले किशोर कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री वो देश के सर्वोच्च होते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, वो कांग्रेस के हों, वो बीजेपी के हों, या वो किसी पार्टी के हों। देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि हम जब देश के प्रधानमंत्री को वो देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनके साथ किसी प्रकार की लापरवाही होती है, तो आपके जो पड़ोसी देश हैं, जो आपके दुश्मन देश हैं, वो भी मज़े लेंगे, उनको भी मौका मिलेगा। और आपके देश में तो पूर्व में 2 प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है। पूर्व में आपने 2 प्रधानमंत्री को खोया है। हिंदुस्तान ने 2-2 प्रधानमंत्री को ऐसे हमलों में खोया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की सेंधमारी नहीं होनी चाहिए। वो कहीं से भी जो चूक जिस स्तर पे भी है, वो निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री के साथ अगर कोई घटना घटती है, तो देश का आम नागरिक कहाँ सुरक्षित रहेगा? फिर देश का सम्मान झुकता है, चाहे वो राष्ट्रपति के साथ हो, या प्रधानमंत्री के साथ हो, या कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे बड़े व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार की चूक होती है, तो वो देश के अस्मिता पे, देश की एकता और अखंडता पे चोट है। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जो ये पॉलिटिक्स हो रहा है, ये कैसा, ये सही है, गलत है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति का विषय ही नहीं है। देश की सुरक्षा
कहीं से भी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। देश से ऊपर कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर देश है, अगर हमारा हिंदुस्तान है, तभी हम हैं। हिंदुस्तान सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। इसलिए मुझे लगता है कि देश के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर अगर राजनीति की बात होती है तो ये गलत है। कोई भी राजनीतिक दल अगर करता है, अगर आप अपने सेना को, अपने देश को अगर राजनीति का विषय बना देते हैं, अपने राजनीति में सफलता के लिए उनको अगर कारक बनाते हैं, तो ये सही नहीं है। इस पे ये भी कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए पंजाब में। ये पंजाब सरकार की बहुत बड़ी फेल्योर है। क्या इस पे आपको क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? देखिए, अब ये राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं, ये तो मेरे जैसे बहुत छोटे से व्यक्ति के लिए कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे ये जो फेल्योरेंस है, जो भी जहाँ भी चूक हुई है, उस चूक को का मूल्यांकन होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि चूक किस स्तर पे हुई और ये चूक हुई तो क्यों हुई। आगे ये ना हो, किसी भी कोई भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री आगे कांग्रेस के हो जाएं, वो प्रधानमंत्री भाजपा के रहें, या किसी भी दल के प्रधानमंत्री होते हैं, वो भाजपा के, अगर अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस बात की राजनीति से ऊपर उठकर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो होता है, वो इन बातों से बहुत ऊपर होता है। सवाल तो कई है, पर समय की कमी है, तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में एक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार किसले किशोर चुनावी मैदान में उतरेंगे, और हम ये भी आने से पहले एक सर्वे कर रहे थे और एक रिसर्च कर रहे थे कि आप नौजवान हो, शिक्षा संस्थान हो, चाहे वो युवा जो स्पोर्ट्स से जुड़े हों, हर नौजवान हो, बुजुर्गों, सब में आपकी ख्याति बहुत है। और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पिछले बार आप चुनावी सभा में उतरेंगे, पर आप नहीं उतरे। तो आखिर इस पर आपका विजन क्या है? आपको नहीं लगता है कि आप कहीं देर कर रहे हैं, बाद में अफसोस हो जाए कि उस वक्त उतरना चाहिए, देर हो जाएगा? देखिए, मुझे तो अफसोस किसी चीज़ का नहीं होता है। मैं सच बताऊं तो मैंने अब तक जो पाया है, मुझे लगता है कि मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मुझे मिला है। मैं संतुष्ट हूँ। मैं अब तक के अपने सफ़र से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और मैं बेहद कैलकुलेटिव व्यक्ति हूँ। मैं कैलकुलेशन के साथ चलता हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत तेज़ी से चलने से, और बहुत आप अगर फास्ट भागते हैं तो सफलता बहुत तेज़ी से चलने से नहीं मिलता। कैलकुलेशन के साथ चलिए जीवन में। मैं कैलकुलेटिव व्यक्ति हूँ, और मैंने जो पाया है अब तक, आप बताइए कि कोई संवैधानिक पद पर नहीं रहा। जो सम्मान और जो इज्जत समाज में मुझे प्राप्त हुआ है, क्या इसे ही बरकरार रख पाना मेरे लिए एक चुनौती है। इसे बरकरार रख पाना ही एक चुनौती है, क्योंकि आप संबंधों को तो बना लेते हैं, आप सम्मान तो अर्जित ख्याति कर लेते हैं। आप देख रहे हैं जो पीछे लगा इतना सारा जो ये अवार्ड और मेडल है, इस सम्मान को बचा के रखना ही बहुत बड़ी बात है। रही बात सक्रिय राजनीति में आने की, तो राजनीति में आने से कभी मेरा गुरेज नहीं रहा है। मैं तो राजनीतिक जीवन से सामाजिक जीवन में आया हूँ, तो सामाजिक जीवन जो है वो राजनीतिक जीवन की ओर लेकर जाएगा ही एक दिन। और मैं काम कर रहा हूँ सही वक्त पर, सही फैसला लेकर बिल्कुल राजनीतिक जीवन में आऊँगा। और मेरे जैसे, मैं तो कहता हूँ डंकी की चोट पर, मेरे जैसे व्यक्ति को राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए। आप देखिए कि 10 वर्षों के सामाजिक सफर में बेदाग जीवन, एक दाग नहीं, कहीं भी बेदाग जीवन जिया है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता अगर मैंने किसी का अगर फ़ायदा नहीं पहुंचाया तो मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। और कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आया हो और वो मेरा दुश्मन ही क्यों न रहा हो, दुश्मन कहने का मतलब कि गाहे बेगाहे अगर उसको मेरे से कोई दिक्कत ही रहा हो, लेकिन मेरे दरवाजे पर अगर वो व्यक्ति आया तो मैंने उसकी भी मदद की। क्योंकि देखिए, जो पावर है, जो ताकत है, जो शक्ति है, ये सब क्षणिक होता है। जब आपके पास कोई पावर है और आप उसका सदुपयोग समाज के हित के लिए कर रहे हैं, पावर का इस्तेमाल समाज के हित के लिए किया जाता है, या पावर का इस्तेमाल समाज को बर्बाद करने के लिए भी, दुरुपयोग करने के लिए भी किया जाता है। मुझे भी जो क्षमता मिली, जो भी पावर मुझे मिला, जो मैंने खुद के दम पे अर्जित किया, मैंने जो कुछ भी पाया अपने दम पर पाया है, और अपने युवा साथियों के साथ के वजह से पाया है। जो कुछ भी बना वो नौजवानों के साथ से बना। आप देख सकते हैं कि जो नौजवानों का साथ मुझे मिला, वो साथ कितने लोगों को प्राप्त हुआ। और मैं तो इस बात के लिए हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि निश्चल मन के युवा साथियों का मुझे साथ मिला है। मैं अगर नाम गिनाना शुरू करूं तो शायद आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन कभी अगली बार इंटरव्यू आप लेंगे तो मैं उन तमाम साथियों का धारा प्रवाह नाम गिना दूंगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। इसलिए मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में पाया है, अब तक जो भी मुकाम पाया है, उसमें स्वयं की मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद, उनका प्रोत्साहन, और मेरे जो युवा साथी जो निश्चल मन से 24/7 लगातार मेरे साथ खड़े रहते हैं,
वो उनका देन है। आपने जो पंक्ति भी कही शुरू में कि कोई चलता पथ चिन्हों पर, कोई खुद का पथ चिन्ह बनाता है जग में सुरमा वही जो संघर्ष के बूते अपनी मंजिल को पाता है। एक राष्ट्रीय युवा विकास परिषद परिवार ने खुद का रास्ता बनाया और आज राष्ट्रीय युवा विकास परिषद परिवार के कामों का लोग नकल करते हैं और अच्छी बात है, अच्छे कामों का नकल होना चाहिए बिल्कुल। और हम तो चाहते हैं, हम लोगों ने तो वो इनिशिएटिव करके दिया जिसको लोगों ने फिर किया है। तो हम सौभाग्यशाली मानते हैं खुद को कि इतने नौजवानों का साथ है और ये साथ जब तक बना रहेगा हम सामाजिक सफ़र में सक्रिय रहेंगे। तो साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम अपनी बात को यहीं तक जारी रखेंगे और अंत में हम इसलिए किशोर जी को शुभकामनाएं देते हैं और आप जैसे लोग वाकई राजनीति में आने चाहिए। और ये भी आपसे उम्मीद करते हैं कि जब भी आप ऐसी कुछ जब आप अनाउंस करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर बताएं, हमारे चैनल पर ही सर्वोपरि करें। तो इसके साथ आप स्वस्थ रहिए, कोविड में अपने परिवारों को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।